नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 21। जो ये सेक्शन 21 है ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है। जब भी प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो फिर वहाँ पर जो डिफेंडेंट है वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। किस चीज़ का? ज्यूरिसडिक्शन का, कि कोर्ट की क्या वहाँ पर जुडिक्शन थी उस केस को ट्राई करने की, उस केस का ट्रायल चलाने की। और अगर डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो दोबारा उठा सकता है उस ऑब्जेक्शन को? इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूं और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको इसके डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सेक्शन 21 है इसमें 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसेक्शन 1 बताऊंगा। जो सबसेक्शन 1 है ये यहां पर बता रहा है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी एपेलेंट और रिविजनल कोर्ट। देखिए यहां तक मैं पहले आपको समझा देता हूं। यहां पर यह बताया गया है जब भी प्लेस ऑफ सुइंग किया जाता है, जब भी सूट फाइल किया जा रहा है प्लेंटिफ के थ्रू, तो वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा डिफेंडेंट। कहां पर? अपील में जाकर या फिर रिवीजन कोर्ट में, जहां पर वो रिवीजन डाल रहा है। तो उन केसेस में वहां पर उसके ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब वो कब ऑब्जेक्शन उठा सकता है? आगे पढ़िए, इसमें अनलेस में बताया गया है, इसकी एक्सेप्शन बताई गई है कि वो कब ऑब्जेक्शन उठा सकता है। जब भी वो अपील में जाएगा डिफेंडेंट और रिवीजन में जाएगा, तो वहां पर उसकी अपील को रिवीजन का अलाउड कब करेगी कोर्ट। इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन आप पढ़िए तभी आपको क्लियर होगा। जो पहला ऑब्जेक्शन है इसमें, सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए जब भी केस फाइल किया जाता है प्लेंटिफ के थ्रू, तो वहां पर फिर सम्मन होते हैं। सम्मन इसलिए किए जाते हैं ताकि डिफेंडेंट को पता लगे कि मेरे खिलाफ क्या हुआ है, केस हुआ है। तो जब वो अपीयर होएगा तब वहां पर वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। ऑब्जेक्शन तो उठाना पड़ेगा ना इनिशियल स्टेज में। यहां पर फर्स्ट इंस्टेंस की बात की गई है, केस के शुरू के हिस्से में ही, ठीक है। जब भी उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तभी वो ऑब्जेक्शन उठा सकता था। अगर वो उसने वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो फिर उसके बाद में फिर अपील में जब भी वो रिवीजन में जाएगा तो वहां पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और आगे दूसरी कंडीशन बताई गई है, एज द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। देखिए यहां पर ये बताया गया है बिफोर सेटलमेंट, सेटलमेंट होने से पहले, केस के सेटलमेंट होने से पहले या फिर सेटलमेंट के दौरान, जब भी वो प्रोसीडिंग चल रही है किसी केस की, तो उस केस की प्रोसीडिंग के चलते हुए वहां पर वो ऑब्जेक्शन उठा सकता था कि भाई आपकी यहां पर जुडिक्शन नहीं बनती, ठीक है। तो वहां पर तब वो ऑब्जेक्शन उठा सकता था, तब वो अपील में जा सकता था, तब वो रिवीजन कोर्ट में जा सकता था। लेकिन वो जा रहा है बाद में, तो तब वहां पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर वो पहले कर देता और वहां पर उस कोर्ट ने नहीं सुना हो तो उसकी जो वहां पर वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है जुडिक्शन से रिलेटेड, तो वहां पर फिर वो अपील में जा सकता था। दूसरी कंडीशन ये है। अब जो तीसरी कंडीशन है, आगे पढ़िए, कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। जहां पर कंसिक्वेंटली लग रहा है कि यहां पर फेलियर हो रहा है जस्टिस का फेलियर हो रहा है, उसके परिणाम वहां पर दिख रहे हैं, तो उन केसेस में भी वहां पर जो डिफेंडेंट है वो वहां पर जाएगा, ऑब्जेक्शन उठाएगा। और वहां पर अगर उसके ऑब्जेक्शन को नहीं सुना जा रहा है तो वहां पर तो फेलियर ऑफ जस्टिस ही हो रहा है किस्म से, तो तब वहां पर वो जाएगा कहां पर? रिवीजन कोर्ट में या फिर वो अपील में जाएगा, और फिर तब जाकर वहां पर उसको अलाउ किया जाएगा। ये 3 कंडीशन है इसमें। इन 3 कंडीशन के अंडर ही उसकी रिवीजन को और उसकी अपील को अलाउ किया जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सबसेक्शन 1 में बताई गई है कुछ कंडीशन, कि कब डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन उठाएगा, ठीक है, और कब वो अपील में जाएगा, कब वो रिवीजन कोर्ट में जाएगा, और अगर जाएगा भी तो वहां पर उसकी अपील और रिवीजन को क्यों रिजेक्ट किया जाएगा। ये इसमें प्रोविजन थे। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 सेम ही है बिल्कुल। यहां पर ये सिर्फ पेक्यूनरी जुडिक्शन के बारे में बात कर रहा है। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो 3 कंडीशन मैंने सबसेक्शन 1 में बताई है। वो इनिशियल स्टेज में ही जा सकता था, जहां पर भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो उसके पास जाने के लिए कि वो ऑब्जेक्शन उठाए वहां पर। अगर वहां पर भी नहीं उठाया उसने, और जो सूट है, सूट के सेटलमेंट से पहले या फिर सेटलमेंट के दौरान ही वहां पर ऑब्जेक्शन उठा सकता था, लेकिन फिर भी नहीं उठाया उसने, या फिर वहां पर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, उन केसेस में भी वहां पर उसने वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो उसके बाद उसकी अपील को, उसकी रिवीजन को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ पेक्यूनरी जुडिक्शन के बारे में बताया सबसेक्शन 2। पेक्यूनरी जुडिक्शन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सेक्शन 6, जिसमें मैंने आपको बताया था पेक्यूनरी जुडिक्शन होती क्या है। वो आप मेरी वीडियो देख लेने जाकर, पेक्यूनरी जुडिक्शन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 में। जो सबसेक्शन 3 है यहां पर ये बता रहा है लोकल लिमिट ऑफ जुडिक्शन। यहां पर एक लिमिट बताई है कि समझे टेरिटोरियल जुडिक्शन की यहां पर बात की गई है। अगर यहां पर इससे रिलेटेड ये भी यहां पर ऑब्जेक्शन उठाया जाना था डिफेंडेंट का, तो यहां पर भी वो 3 कंडीशंस अप्लाई होगी जो मैंने सबसेक्शन 1 में आपको बताया था।
अब ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कब वो जो टेरिटोरियल जुडिशन से रिलेटेड वो कब यहां पर क्या उठाएगा, अपना ऑब्जेक्शन उठाएगा, जो कि लोकल लिमिट होती है एक कोर्ट की। तो उस लोकल लिमिट के अंदर ही कोर्ट वहां पर देखती है उन केसेस को, और अगर वहां पर ऑब्जेक्शन टाइम पर नहीं उठाया गया डिफेंडेंट के थ्रू तो वहां पर उसको पछताना भी पड़ सकता है। तो इसी वजह से यहां पर ये जो सेक्शन 21 है यहां पर ये ऑब्जेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि कब डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन को उठाएगा और कब नहीं वो उठा सकता दोबारा, कब वो अपील में नहीं जा सकता, कब वो रिवीजन कोर्ट में नहीं जा सकता। ये यहां पर यही बता रहा है। इस वीडियो में सिंपली यही था और कुछ नहीं था, जो ऑब्जेक्शंस के बारे में बात कर रहा है जुडिशन की। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 21A को। ओके बाय।